अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। प्रोग्राम का हमेशा का मुस्तकिल हिस्सा सज्जाद तरीन साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। सज्जाद साहब, बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करनी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, जो कि इंपॉर्टेंटली कराची के लिए, कराची की सूरत हाल पर इजलास था, क्या बेहतरी आएगी, वहाँ की आवाम बेचारी परेशानी का शिकार है, इस पर भी बात करते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे तरीन साहब, उनकी मुद्दत आज ख़त्म हो रही है रात को। अब फिर इंतखाबात होने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स का चुनाव होना है। गवर्नमेंट सिंध की वहाँ भी थोड़ी ढीली दिखाई दी, अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं आई, इस पर भी बात करते हैं। शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बात करते हैं। फिर सेनेट में एक आर्टिकल की तब्दीली की जा रही है, कुछ कानून में तब्दीली और तरमीम की जा रही है। वो क्या कानून है, क्या तरमीम है, वहाँ पर वोटिंग को किस तरह से शो ऑफ हैंड के ज़रिए बदलने की कोशिश हो रही है, जो कि सीक्रेट वोटिंग और बैलेटिंग होती थी, उसको क्या ये बेहतर है या नहीं है, इस पर भी बात कर लेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला मुस्तरद हो गया, चलें अवाम के लिए थोड़ा सुख का सांस है। और फिर ज़रा कराची में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके हवाले से भी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। लेकिन चूंकि कराची के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, फिर आखिर में थोड़ा सा अगर हमारे पास वक्त बचा तो तरीन साहब फिर हम ज़रा इसराइल और फिर यूएई वाले मामले पर भी बात करेंगे। सर, मेरा ख्याल है शुरू करें हम लोग इस बात से कि इस वक्त कराची की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल, गंभीर, और फिर वज़ीर आज़म का इजलास जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत है, क्या मामलात हैं सर, कैसे जा रहा है, क्या किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, मैं समझता हूँ कराची में बहुत बड़ी मुश्किलात आ गई हैं, बल्कि कराची में नहीं पूरा सिंध ही मुश्किलात का शिकार है। अब पंजाब में भी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। तो ये अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात देना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कराना या एक दूसरे पर तनकीद करना या एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराना, इल्ज़ामात तराशी करना, मेरे ख़्याल में ये सिलसिला बंद होना चाहिए और कराची के मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं है कि कराची के मसाइल हल करने की बजाय जो है वो वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो अब वहाँ सियासत करती रहे वफाक के बारे में, और वफाकी वज़रा जो हैं वो बात करते रहें सिंध के बारे में कि जी ये ऐसे नहीं है और सिंध वाले करप्ट हैं और ये कर गए हैं, वो कर गए हैं। मेरे ख़्याल में इससे मसाइल बढ़ेंगे। कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है, लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, और कराची का वो एरिया जो अशराफिया का एरिया है, जहाँ अशराफिया रहती है, वो भी बहुत परेशान है। आज चले एहतजाज हुआ और है मैं डिफेंस समझता हूँ क्लिफ्टन के जी, पूरे। मैं ये समझता हूँ कि उन मसाइल को हल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए। देखें, कराची का जो मसला है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप पिछले साल, उससे पिछले साल, बल्कि 1980 के बयानात भी उठा के देख लें और फिर 1990 के देख लें, फिर आज के देख लें, ये इसी किस्म के बयानात आते रहते हैं। जब भी बारिशें हों, जब ज़्यादा बारिशें हों, और उसके बाद फिर ये सूरत हाल सर, बन फारूक जाती सत्तार है। साहब ने, तरीन साहब हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सियासतदान हैं। और फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का नाम ऐसा है कि कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं, उनका अपना नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया है। तरीन साहब, डॉक्टर साहब ये बताएं, जो कराची में जो सूरत हाल पैदा हो गई है, अब इसका किस तरह इस मसाइल से कैसे निकला जाए, आप क्या तजवीज़ करेंगे? पहले तो मैं समझता हूँ फराग दिली से तमाम सियासी जमातें कुछ बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने संगीन कोताहियों, बेहिसी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया, और कुछ ने थोड़ा कम किया। देखें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी पीपल्स पार्टी पर है। बहुत सारी वजूहत में, और तफसील में बाद में जाऊंगा। नंबर 2, एमकेएम पाकिस्तान जाहिर है जो बराह रास्त कम अज कम से कम इख्तियार के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद, इतने वसाइल जरूर थे, और मैं टोकता था इनको कि कराची से कचरा उठाते रहें बाकायदगी से, चाहे उसके लिए प्राइवेट गाड़ियां हायर करनी पड़े, और नालों को साफ करते रहें, जिसका आपके पास बजट है और हुकूमत सिंध भी कुछ ना कुछ हर साल देती है। वो काम आप बाकायदगी से कर लें, और नालों में कचरा जो फेंकते हैं उनको रोकें, उसकी जरा मॉनिटरिंग कर लें, और जो सीवरेज की लाइन है नालों में उसको काट दें। इस तरह ये बहुत बड़ी तबाही से हम बच जाते हैं। अगर ये वाला काम जो बुनियादी मेयर का था, टीएमसी के चेयरमैन का था, ये काम वो कर लेते, ये बुनियादी काम था। अब आइए कि पीपल्स पार्टी ने जो इख्तियारात ले लिए, वसाइल ले लिए, यानी पानी, फराहमी आब, निकासी आब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का इख्तियार, मास्टर प्लान, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे इदारे जो पहले मकामी होते थे, बल्दियाती होते थे, वो सारे इदारे जो है वो उन्होंने गस्ब कर लिए, इख्तियारात, वसाइल सब ले लिए। और जो हर साल ऑक्ट्रॉय की एवज जो पैसे दिए जाने चाहिए बल्दियात को भी नहीं।
अच्छा, मेरी एक पिटीशन है आर्टिकल 140A की। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि अब आगे एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, मैं 6 नुकात बताता हूँ, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये 6 के 6। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि कराची, हैदराबाद, सक्खर को वफाकी हुकूमत भी आफत ज़दा इलाका करार दे और यहाँ टैक्सों की छूट दे 1 साल तक कम से कम लोगों को, ताकि वो अपने कामकाज और कारोबार को बहाल कर। देखें, सरजानी टाउन का यूसुफ कोट ही नहीं और मज़ाफाती और नवाई इलाके नहीं, बल्कि क्लिफ्टन के भी 2 फेज या 2 सेक्टर्स में घरों में और कमर्शियल एरिया की दुकानों और अंडरग्राउंड उसमें पानी आ गया। उनके करोड़ों का माल जो रखा था वो तबाह हो गया। तो टैक्सों की छूट और रिलीफ देना होगी। ये मेरी फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने ऐलान तो किया। अच्छा, अब एक हो गया। दूसरा स्टेप ये कि अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 के जल्जले के बाद बनी थी, तो सूबे में तो उसका एक चैप्टर बन गया प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। तो एक सेल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कराची में भी बनना चाहिए। हर सूबे के बड़े शहर में कम से कम एक जो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनना चाहिए। यानी खैरपुर में खैरपुर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हो, कराची में कराची डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, वो नहीं है। और ये इसमें 3 काम होते हैं। देखिए, जलजला आए, खुदा न खास्ता, समंदरी तूफान आए या सैलाब आए या ये पानियों बारिशों से सैलाब आए, हर सूरत में जो है वो रेस्क्यू होता है, लोगों को निकालना वहां से, वक्ती तौर से कहीं मुंतकिल करना, खैमे होने चाहिए, स्कूलों में दोबारा मुंतकिल करें, वहाँ उन्हें राशन और खाना मिलना चाहिए। और अगर कोई दब गया मलबे में तो उसको वहां से रेस्क्यू करना। एक तो ये हो गया। दूसरा रिलीफ है, यानी उनको उनकी देखभाल करें, और तीसरा उनको रिहेबिलिटेट करें। अच्छा, ये सारे काम की तरबियत सिविल डिफेंस का इदारा होता था, आपको याद हो किस जमाने में। अगर जंग भी हो जाए दुश्मन मुल्क से, तो वो आफत आ जाए, तो सिविल डिफेंस, स्काउट्स, इन इदारों को बल्दिया उस्मा कराची के नीचे देके इन्हें मौसर बनाने की जरूरत है और इनको डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के नीचे देने की जरूरत है। और इसमें उनकी तरबियत करने की, उन्हें जो है वो जो इक्विपमेंट चाहिए, साजो सामान चाहिए, वो देना चाहिए। ये है सारी बातें। अब आइए, ये तो शॉर्ट टर्म हो गए। अब लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में क्या होगा? 140 है कि मेरी करारदाद चल जाए ताकि इख्तियारात का झगड़ा खत्म हो। पीटीआई कहती है कि पीपल्स पार्टी एमकेएम का काम था, हमारा नहीं था। एमकेएम कहती पीपल्स पार्टी पीटीआई, और पीपल्स पार्टी कहती एमकेएम पीटीआई। सब एक दूसरे पर डालते हैं, क्रेडिट की सियासत कर रहे हैं। किसी ने, सबके पास इख्तियारात, पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार थे, किसी ने काम नहीं किया। उनको चाहिए ताकि अपने हिस्से का काम कर सके। हुआ क्या कि उन्होंने काम नहीं किया, उनके करप्ट लोगों ने उन्हीं वसाइल से फायदा उठाकर अपनी जेबों में वो पैसा डाल दिया। तो यानी सारा पैसा जो था वो भी नहीं लगा, वो भी करप्शन, क्योंकि ये लड़ते रहे इख्तियारात के लिए तीनों, जो सियासी लोग, और जो करप्ट लोग थे वो ले गए पैसा, क्या उनकी लॉटरी निकल आई। तो अब ये कि 140 की करारदाद असद उमर की भी है, मेरी भी है, वो चलनी चाहिए। उससे फैसला हो जाए कितने, क्या वसाइल, क्या इख्तियारात और क्या उमूर और क्या जिम्मेदारियां बल्दिया क्यों नहीं चाहिए और क्या सूबे क्यों नहीं। दूसरा, मैंने एक प्रपोजल दिया, 160 आर्टिकल जो 8वां मालियाती कमीशन बनेगा, उसके तहत मरकज बराह रास्त शहरों को, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और छोटे बड़े शहरों को फंड्स दे, हर साल दे। कराची 3000 अरब का टैक्स देता है, उसे 300 अरब हर साल मिलना चाहिए। मिलता 30 अरब है। तो पहले तो, अब वजीर आजम आ रहे हैं ना कराची, या वो वजीर आला से बात कर रहे हैं, तो वजीर आला और वजीर आजम दोनों बैठ के कहें कि हमने गलती की, हम कराची के अवाम से माफी मांगते हैं और हमने उनको तनहा छोड़ दिया था, लेकिन अब हम उसका इजाला करेंगे और अब कराची की रिक्वायरमेंट हमारी समझ में आ गई है। यहाँ के जीरक और कदीम और जो सियासी, जो तजुर्बा रखने वाले सियासी लोगों से, जिसमें फारूक सत्तार साहब शामिल है, हमने मशावरत की है, तो हम 140 के इख्तियारात दिलाएंगे, 160 के तहत फंड्स देंगे, और हम उसके साथ साथ यहाँ अपनी पार्टी को भी कहेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन में यहाँ के नौजवानों को मौका दे और उनके हाथ में कराची की क़यादत दे, ताकि वो ईमानदार क़यादत आगे आए। और आखिरी बात, कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, ये मैं हूँ, मोहम्मद जुबैर PMLN के हैं, नईमुर रहमान जमात इस्लामी के कराची के सदर हैं, फिर उसके बाद आप आ जाएं तो अल्लाह भला करे मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी कराची से
फ़हीम उज़्ज़मा पीपल्स पार्टी कराची से जो टेक्नोक्रेट इंजीनियर और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर नजीब हारून पीटीआई से जो इंजीनियर हैं और एमएनए हैं पीटीआई के, अली जैदी भी हों, आफ्ताब सिद्दीकी भी हों पीटीआई के, और इसी तरीके से सारी एमकेएम से खालिद मकबूल, फिर मुस्तफा कमाल, ये 10 लोग सियासी लोग होंगे, 10-12, 8 ताजिर और सनतकार अच्छे जिनकी शोहरत बहुत अच्छी है, जो दर्द रखते हैं कराची का, और 5 अर्बन प्लानर और इंजीनियर कराची से हम अच्छे एक्सपर्ट निकाले। ये 25 लोगों का कमीशन हो, इनको 1200 अरब दें 4 साल में, और K4 पानी का 65 करोड़ गैलन का मंसूबा मुकम्मल कराएं, सीवरेज की सारी लाइनों को चेंज कराएं, ट्रीटमेंट प्लांट को चलवाएं जो कि बंद है इस वक्त 150 मिलियन गैलन के। इसी तरह जो है कचरा उठाने के लिए गार्बेज स्टेशन बने, लैंडफिल साइट बने, घर से कचरा कैसे उठेगा पूरा निजाम, इसमें सब में सैकड़ों अरब, और सर्कुलर रेलवे का एक मंसूबा है, सीपैक से कराएं या वफाकी फंड से 1200 अरब। ये मेरी नजर में कराची में इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर आप देखें जो कराची वफाक को 3000 अरब रुपए देता है, अगर 4 साल कराची को आपने 1200 अरब दे दिए तो 5वें साल में कराची से 4500 अरब आप ले लीजिए, मैं ये गारंटी करता हूँ। बिल्कुल ठीक फारूक भाई, आपने बहुत तफसीली सारी चीज़ों का अहाता कर दिया, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, आपने ये भी माना कि एमकेएम के पास जो वसाइल थे उस पर काम उस तरह से नहीं किया गया। 4 साल गुजर गए, वसीम अख्तर साहब को हम भी सुनते रहे, आप खुद भी सुनते रहे, आपने इस पर बड़ी खुल के बात की। सर एक चीज़ जो बड़ा मसला हमेशा से बड़े शहर का रहता है, मुख्तलिफ कोने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के हवाले होते हैं, जैसे क्लिफ्टन है, हम मलीर की बात कर लें, फिर इस तरह सेंट्रल में आ जाएं और फिर हम बल्दिया वाली तरफ चले जाएं, हर जगह एक अलग अलग अथॉरिटी नज़र आती है। क्या आप ये भी समझते हैं कि सिंगल अथॉरिटी के अंडर सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को निपटाया जा सकता है? देखिए, एक अम्ब्रेला, एक छाते में सारे शहरी महकमे और इदारे होने चाहिए, और ये जो आप कह रहे हैं उसमें देखिए 2-3 तरह के इदारे, LDA लियारी डेवलपमेंट, वो जमीन का काम कर रहे हैं, मली डेवलपमेंट जहाँ बहरिया टाउन बना, और पता नहीं क्या क्या मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआ है, वो तो एक अलग कहानी है करप्शन की, वो कहते हैं कि गजब अजब कहानी, गजब कहानी वो क्या है, आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था और उन पर पेनल्टी लगाई, क्या कुछ हुआ। इसी तरीके से LDA, MDA, KDA सबका काम होना चाहिए, और ये सारे इदारे KMC के अंडर में आने चाहिए। कराची में जिले बनाए लेकिन फिर 18 टाउन बना दे ना, और 18 टाउन की म्यूनिसिपैलिटी को इख्तियार दे दे, और बल्दिया उस्मा कराची को पूरा इख्तियार दे दें, और मोटर व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग कंट्रोल की आमदनी, मास्टर प्लान की आमदनी, और सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी यानी जो खिदमात है, अब के जो बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स, पानी के बिल पे सेल्स टैक्स, गैस के बिल पे सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद तेल की यानी पेट्रोल का बिल दें तो उस पर सेल्स टैक्स जब आप पेट्रोल खरीदें, इस तरह हर चीज पे। तो कम से कम ये सेल्स टैक्स में से भी तो कुछ जैसा कराची को, फिर लाहौर को, पिशावर, कोयटा को, मैं तो नहीं कह रहा सिर्फ कराची को दें, जिन शहरों से उनकी आबादी के मुताबिक जो जमा होता है उनकी आबादी के मुताबिक उनको देना उसमें शेयर। तो मैंने जो डॉक्टर साहब नासिर शाह साहब ने ये कहा है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए $10 अरब दरकार हैं, और शिबली फराज साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है पहले तो हमारे पास है ही नहीं, अगर होते भी तो हम इनको ना देते क्योंकि ये सारे के सारे पैसे करप्शन की नज़र हो जाते, तो फिर किस तरह ये मुमकिन है कि ये हमायंगी सूबे और वफाक के दरमियान हो और कराची का मसला हल किया जाए? देखिए, $1 अरब का मतलब है 160 अरब रुपए, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना कि 1200 अरब हमें आप 4 साल में दें, और $10 अरब से आप अगर हिसाब लगाएंगे तो ये बन जाएंगे कोई तकरीबन 15-16 अरब। तो मैं 1500-1600 अरब और मैं 1200 अरब कह रहा हूँ, तो चले 400 अरब और मिला लें, 1600 अरब चाहिए, $10 अरब चाहिए, 4 या 5 सालों में चाहिए। और किस तरह से मैंने बताया ना कि कुछ ईमानदार लोग, अच्छी शोहरत रखने वाले सियासी लोग, तजुर्बेकार, मुख्तलिफ जमातों की, मैंने कहा ना सबको साथ कर दें। नईम उर रहमान को जमात इस्लामी से लें, मोहम्मद जुबैर को PMLN से लें, पीपल्स पार्टी से मुर्तजा वहाब को लें, नासिर शाह को भी ले लें, और उसमें फ़हीम उज़्ज़मा को लें, PTI से नजीब हारून को लें, MKM से खालिद मकबूल, पर मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार को लें। तो ये हम कम से कम ये 3 देखिए, मैंने वसीम अख्तर का नाम नहीं लिया, मैंने आमिर खान का नाम नहीं लिया, मैंने कंवर नवेद का नाम नहीं लिया, मैंने उन लोगों का नाम लिया कि जिनके बारे में शायद लोगों का तासुर कम से कम ये है कि हाँ
ये जहाँ 30 साल पहले जिस घर में रहते थे आज उसी घर में रहते हैं। इन्होंने कोई बंगले, कोठियां, जायदाद, अमलाक नहीं बनाई, इनके कोई कारोबार नहीं है, फैक्ट्रियां, प्लाजे, प्लाट नहीं है। तो इसी तरह चीफ जस्टिस मुस्लिम हानी वाटर कमीशन में बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने हुकूमत सिंध से बहुत सारा फंड वैसे बोर्ड को दिलवाया, उनको भी डालें इसमें कमीशन में। तो अभी भी ये 20-25 लोग आप ऐसे जमा कर सकते हैं। वो ये 1500 अरब खर्च करेंगे या 1600 अरब, जो 10 अरब डॉलर बनता है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो उनके जरिए से किसी ये करप्ट लोगों के जरिए से ना करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत सीनियर सियासतदान है। एक चीज़ बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव डॉक्टर साहब की, उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि इख्तियारात का रोना रोने की बजाय काम कर लेना चाहिए था जो काम थे। वसीम अख्तर साहब के 4 साल गुजरे, कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, तरीन साहब ज़रा वापस आता हूँ तो इस पर आपसे ज़रूर बात करता हूँ। एक जो है ब्रेक पर जाते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले सजाद तरीन साहब से और फारूक सत्तार साहब से कुछ बात हो रही थी कराची के मसाइल पर, और फिर बल्दियाती अब होने वाली इलेक्शन, और फिर जो बल्दियाती ढांचा अब तश्कील देने जा रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए, उस पर कुछ बात। बहुत सारी चीज़ें तरीन साहब फारूक भाई ने कही, मुझे अच्छा सही है, कुछ चीज़ें बहुत नोटिसेबल हैं। आफत ज़दा इलाका करार दे दें, टैक्स रिलीफ दे दें, PDMA का एक स्पेशल सेल कराची के लिए होना चाहिए। अर्बन फ्लडिंग के बारे में सोचा ही नहीं गया कि कराची में भी अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, वहाँ बारिशें आ सकती हैं। पीपल्स पार्टी MQM के साथ लड़ते टाइम ज़ाया करिए। NFC अवार्ड में कराची के लिए क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए। बड़ा शहर है, हज़ारों रुपए आपको टैक्स की मद में और बाहर से कमा कर देता है पोर्ट के ज़रिए। फिर कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं इन पे बात करता हूँ। ज़रा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम ब्रेक में थे तो ब्रेक में मुझे मैसेज आया है कराची से, बहुत बड़े शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, इब्रार असीर साहब। जी। उन्होंने, इब्रार असीर साहब ने ये कहा है कि आप कराची के लोगों के जहाँ मसाइल की बात कर रहे हैं, वहाँ ये भी बात करें कि जो कराची में फेरी वाले थे, जो ठेले लगाते थे छोटे छोटे, वो बेचारे ना सिर्फ उनके घर चले गए हैं बल्कि उनके लिए अब रोज़गार भी नहीं है, तो वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इब्रार असीर साहब ने ये अपील की है हुकूमत सिंध से। उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत सिंध से कहें कि उन लोगों के लिए कुछ खाने का भी इंतज़ाम किया जाए, वो लोग बहुत मुश्किलात का शिकार सर। आपने बड़ी सही जानिब इशारा किया है। मैं देख रहा था, ख़ुद भी इस चीज़ को नोटिस आप भी कर रहे होंगे कि हम उन दुकानदारों की भी बात कर रहे हैं जो मुश्किल हालात में है, जिनकी दुकानों में पानी आया, लाखों और करोड़ों तक का सामान पानी की नज़र हो गया। लेकिन हम उनकी भी बात ज़रूरी है कि जो ठेले पर 400-500 जिनकी सकत है, वो उतनी दिहाड़ी लगाने का सामान उठाते हैं और पता नहीं उधार लेते हैं, कैसे लेते हैं, फिर वो बेचने जाते हैं, सारा दिन वो पैदल पैदल जाते हैं, और फिर रात को जब वो खाली हाथ अपने घर लौटें तो उनके बच्चों पर क्या गुजरती है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो बाकी फारूक सत्तार साहब ने जो तजावीज़ दी हैं, ये जब MQM में थे और MQM पूरी अपने शबाब पे थी, तमाम अख्तियारात इनके पास थे, हुकूमत इनके पास थी, जनरल मुशर्रफ का जो 10 साला दौर है उसमें जो बल्दियाती इदारे हैं वो कराची में पूरी तरह फ़ाल थे। ये उस वक्त मसाइल क्यों नहीं हल हुए? ये मसाइल तो उस वक्त हल हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब भी जिन मसाइल की ये निशानदही कर रहे हैं और जैसे ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कराची जाएंगे और यकीनन तमाम जमातों के जो लीडर्स हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है उनको वो बुलाएंगे कि कराची के लिए कुछ बेहतरी होगी। जी बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। कराची हमारा माशी हब है, कराची को हम इसी तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। सर फिर इसके साथ मुझे जरा ये भी बता दें कि इतनी देर से एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम की तलाश क्यों जारी है सिंध हुकूमत के जाने? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है वो कोई ऐसा आदमी तलाश कर रही है कि जिस आदमी पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात ना हो, कोई ऐसा ना लगे कि कोई सियासी तौर पर कोई आदमी लगा दिया गया डायरेक्टर है, लगाएं फिर पता चले उसकी मर्सिडीज गाड़ियां हैं और करोड़ों रुपया निकल आया उसके पास। हाँ, जैसे आपको पता है ना कि एक साहब पकड़े गए थे और जिनके घर गाड़ियाँ और सब कुछ था। तो वो ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा आदमी तलाश कर रहे हैं कि जो काबिल कबूल हो, और मेरे ख्याल में मिल जाएंगे। बहुत बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं। आपको याद होगा जैसे यूनुस ढाका साहब का नाम आ रहा था, अभी और भी लोगों के नाम आ रहे हैं। एक हल्के ने ये भी मुझे बताया है कि सिंध में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, बलूचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं KB रिंद साहब, उनका नाम भी कहीं ज़ेरे गौर है। अब देखें कौन सा नाम आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल जो हैं ये फौरी और बुनियादों पर और जंगी बुनियादों पर हल करने होंगे, क्योंकि लोगों की मुश्किलात जो है मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। यही तरीन साहब बड़ा एक हैरान कुन मामला है कि तब सोचा जा रहा है जब पानी सर से गुजर रहा है,
तब क्यों नहीं सोचा गया कि जब कुछ हो सकता था? हम ये ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत सीनियर सियासतदान, रहनुमा पीपल्स पार्टी। और तरीन साहब, मेरा ख्याल है कि आप ही शुरू करें बात। ताज भाई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शिबली फराज साहब ने, और उन्होंने कहा है कि 10 अरब रुपए, 10 अरब डॉलर पहले तो हमारे पास हैं ही नहीं, अगर होते भी तो हम सिंध गवर्नमेंट को ना देते, क्योंकि ये करप्शन की नजर हो जाती है और सारे इनकी जेबों में चले जाते। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। मेरे ख्याल से मैं अहमद फराज के साहबजादे से बेहतर इखलाक की तवक्को रखता हूँ। इस तरीके से किसी को कह देना करप्ट और ये तो दुरुस्त नहीं। फिर ये कि अच्छा सज्जाद भाई, वो आपने देखा जो थर्की मैंने आज भेजी आपको? जी है वो जी थर्क में जो सड़क पे मोर नाच रही? जी जी, वो मैंने वीडियो देखी है जी। ये आपने माशाल्लाह जी। तो ये तो एक बहुत ही मतलब जिसमें इस किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं रखता था, लेकिन ये कि इंसान को सोबत असर करती है। ताजेदर साहब, आप ये बताएं कि अब कराची के अवाम तो बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, अब इसके लिए हंगामी तौर पर क्या किया जाए? हैदराबाद की भी यही सूरत हाल हो गई है, इसके लिए अब क्या किया जाए? सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिंध गवर्नमेंट की पूरी कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ बुला भला के हैं जो भी हैं। यहाँ से 14 नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के हैं और वो नजर नहीं आते। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह सड़कों पे नजर आ रहे हैं आपको, हर जगह हम अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बस कुछ ऐसा इंतजाम अगर शिबली फराज करा दें कि इतनी बारिश ना हो, तो मेरे ख्याल से वो 10 अरब डॉलर बच जाएंगे। ताज साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। हम सड़कों पर नुमाइंदे बिल्कुल देखें, हमने वज़ीर आला को भी देखा सड़कों पर, लेकिन सर उन सड़कों पर जहाँ पर पानी में डूबी आवाम, उसके अमलाक, गाड़ियाँ, कंटेनर तैरते देखे, इस तमाम तर चीज़ के लिए महकमा मौसमियात पहले आगाह कर चुका था। तो क्या आपके नज़दीक क्या वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से तैयारी नहीं हो पाई? क्या कोई मशीनरी का मसला है हमारे लिए, या फिर बजट का कोई इशू है सिंध भर में और कराची के लिए अलग अलग बजट का मामला है, या फिर हमारे पास इंतज़ामी उमूर के लिए लोग जो हैं उसका फुकदान है? मामला क्या है सर? नहीं, बजट का तो जाहिर है, अगर 225 अरब रुपए आपको कम मिलते हैं तो वो वसाइल की किल्लत तो हो जाती है। लेकिन अगर मौसमियात कहे कि नॉर्मल से 20% ज्यादा होगी और नॉर्मल से तिगनी बारिश हो जाती है और शिबली फराज साहब उसको रोकवाने के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल से मामला जो है वो काबू से बाहर होते हैं। और उसमें बस यही है कि जो कुछ भी किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। ताजेदर साहब, वफाकी हुकूमत किस किस्म का तावन चाहिए आपको? वफाकी हुकूमत से किस किस्म का तावन आप उम्मीद रखते हैं कि वफाकी हुकूमत आपसे करे ताकि कराची के मसाइल हल हों? अगर वो बुरा भला कहना छोड़ दें, खैर वो आदत है उनकी हर एक को क्या। और सबसे आसान काम वही है, जब काम कुछ न करना हो तो बहुत बड़ा एहसान उनका पूरे मुल्क पे हो। क्योंकि देखिए बात क्या होती है, हम अपना काम छोड़ के उनका जवाब देने में लग जाते। मैं इनको यही कहता हूँ, अपने सईद को और दूसरे जो हमारे दोस्त यहाँ मिनिस्टर हैं, नासिर वगैरह, मैं कहता हूँ यार तुम अपना काम करो, क्यों इनका जवाब में लग जाते हो? तो ताज भाई ये बताएं कि अब बल्दियाती इदारे तो खत्म हो गए हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर कब तक लगाए जाएंगे? और दूसरी बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी आपके सामने है, लेकिन वहाँ मर्दमशुमारी का भी मसला है। तो क्या इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे मकामी हुकूमतों के? आज एक अंग्रेजी जरीदे ने मुझसे बात की है और मैंने 2 दफा पहले खतूत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और आप बखूबी वाकिफ हैं हालात से जो 24वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में पेश आए थे और जो मुआहदा हुआ था तमाम सियासी जमातों का। तो मैंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से ये इस्तदा की कि अपना असर और नफूज इस्तेमाल करा के जो 5% ब्लॉक हैं उनमें डिफेक्टो बुनियाद पे गिनती करा दें, जो हमारा मुआहदा है उसके मुताबिक, और फिर जो भी हमारी आबादी आती है उसके लिहाज से वो करा दें अपने हल्का बंदी वगैरह। क्योंकि 2018 पे मुझ पे यही हमला हो रहा था और बहुत से मेरे पार्टी के दोस्त जिनकी मैं बहुत
एहतराम करता हूँ, वो भी ये कह रहे थे, ताज भाई 50 साल हमने जमहूरियत के लिए आपने इतनी जद्दोजहद की, अब आप इलेक्शन रोक रहे हैं। जब मैंने 24वीं तरमीम क़यादत की हिदायत पे रोक दी थी पार्लियामेंट के सेनेट के अंदर, तो ये इल्ज़ाम किए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन भी चिल्ला रहा था कि साहब हल्का बंदी नहीं हो सकेगी, मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। अब जैसे इंतखाबात उन्होंने कराए वो आपके सामने है, वो हल्का बंदी जैसी हुई वो भी आपके सामने। अच्छा ताजेदर साहब, अवाम का एक सवाल है जो आम आदमी के लिए है। अगर 18वीं तरमीम वाले मामले के बाद सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई, तो सूबों के खुद मुख्तारी होने के बाद किन हुकूक के लिए सूबे आज फिर दोबारा मुश्किलात का शिकार हैं? और फिर आम आदमी बेचारा क्या करे, किसके पास जाए, सुनवाई किसको होगी उसकी? वो अगर अपनी गाड़ी का एक टोकन लगवाने के लिए किसी ऑफिस चला जाए तो 20 लोग उसको जमा होकर हरास करना शुरू कर देते हैं। वो पानी का मसला लेकर वाटर बोर्ड के मामले में चला जाए तो वहाँ पर उसको टकासा जवाब दे दिया जाता है। ये मैं खाली कराची की नहीं, हैदराबाद और दीगर बाकी सिंध की बात कर रहा हूँ, हम दीगर उसकी भी कर सकते हैं, पूरे मुल्क की भी आप चाहें तो आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन सर, हमारे जो सियासी तौर पर इस वक्त डायनामिक्स हैं वो अजीब व गरीब एक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इल्ज़ाम की सियासत सिर्फ चल रही है, चाहे वो किसी भी जानिब से हो, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें ना होने के बराबर हैं ग्राउंड लेवल पर। हाँ, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ शायद ये नहीं होता। वहाँ बगैर रिश्वत लिए हुए लोगों को उनका हक दिया जाता है। जिस शहर के आप बाशिंदे हैं, बड़ी अल्लाह की शुक्र है कि वहाँ सारे पाकिस्ता लोग रहते हैं, पाकिस्तान का कैपिटल है वो। लेकिन ये कि कायद-ए-आज़म ने 1913 में कहा था, वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से रही और डेमोक्रेसी नहीं आई, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस होता है। हर ये नहीं होता कि 250 साल जमहूरियत के बाद ट्रंप आ जाए, वो फिर खुद ब खुद करेक्शन होता है। लेकिन ये कि अगर ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रहेगी तो उसमें दुश्वारी होगी। हम तो कुछ नहीं जानते, 50 साल से इसी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप मुल्क में जानवरों की गिनती करते हैं, यानी मुझसे पूछ लीजिए थर में कितनी ऊँट है, कितनी भेड़ें हैं, क्योंकि उनकी गिनती हो गई है। इसी तरीके से हम सिंधियों की गिनती ठीक तरीके से कर ली जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं, मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ हालात देखे हैं, मुश्किलात भी देखी हैं, अच्छा दौर भी देखा है तरीन साहब। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे भी वही है कि हम सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बहुत खुश हुए, ख़ास तौर पे सिंध के अवाम बहुत खुश हुए, लेकिन क्या सूबाई खुद मुख्तारी से सूबों को तो हक मिल गया, सिंध की अवाम को हक मिला? नहीं, देखिए, जो आप सिंध की अवाम का हक कह रहे हैं ना, सिंध की अवाम को सूबाई खुद मुख्तारी जो है और 18वीं तरमीम जो है वो हुई इसीलिए थी कि अख्तियारात सूबे के पास जाएं और सूबा फिर आगे डिस्ट्रिक्ट तक अख्तियारात को मुंतकिल करे। मसला ये हुआ कि सूबे को तो अख्तियारात मिल गए, लेकिन सूबाई क़यादत जो थी या सूबाई हुकूमत जो थी वो अपने अख्तियारात को ज़िला की सतह पर, ज़िलाई हेडक्वार्टर की सतह पर अख्तियारात मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं तरीन साहब कि जब हम कहते थे कि जी नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल हो रहा था, हमें नहीं मिल रहे थे, विफाक रखता था, विफाक ने ट्रांसफ़र किया, तो अब वो जो बल्दियाती इदारे हैं वो सेम बात कर रहे हैं सूबाई के लिए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब तक दुनिया भर में यही होता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कई दफ़ा लंदन के मेयर का भी जिक्र किया, उन्होंने ये कहा, देखिए दुनिया भर में यही होता है, जो मकामी हुकूमतें होती हैं वो बाख्तियार होती हैं। ये आज हमें कराची में जो मसाइल दरपेश हैं ये मकामी हुकूमतों की बेहतर कारकर्दगी ना होने की वजह से है। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे के पास अख्तियार गए थे, सूबे को चाहिए था कि वो अख्तियारात नीचे ज़िला में मुंतकिल किए जाते और ज़िलाई हेडक्वार्टर में दिए जाते। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए, वो उसी तरह ही सूबे से बैठ के ही मामला चलाए जा रहे हैं। असल में पाकिस्तान में एक बड़े मसला रहा है कि पिछले 2-3 साल में तो बिल्कुल गैर फाल ही देख रहा हूँ मैं ये जो बल्दियाती इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस भी हुए और इस पर MKM भी और बाकी कई मुख्तलिफ जमातें भी वो ये कहती रही हैं कि ये सिंध के जितने बल्दियाती इदारे हैं ये गैर मुअस्सर हैं, इसकी वजह यह है कि इनके पास अख्तियारात नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने भी कहा, कि जो अख्तियारात थे
जो फंड्स थे उस पर काम किया जा उन पर सकता तो था। काम किया जा सकता था मुझे ना। तरीन साहब एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सजाद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताज हैदर साहब, फारूक सत्तार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कराची के लिए भी और मुल्क के मुख्तलिफ मामलात पे। मुझे फारूक भाई की काफ़ी सारी तजावीज़ भी पसंद आई। लेकिन सर एक और चीज़, ज़रा अब इससे आगे बढ़ें तो सेनेट इंतखाबात में वोटों की मुबैना ख़रीदो फरोख्त रोकने के लिए आइनी तरमीम लाने का फ़ैसला हो रहा है। कोई आइन के आर्टिकल 226 और 5959 की शिक 2 में तरमीम की जाएगी और इसका मुसवदा जल्दी मंजूरी के लिए पेश भी होगा। ये भी मामला है। और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, ज़रा इस पर भी कमेंट कर दें। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पेट्रोल की कीमत न बढ़ाना, इससे अवाम बहुत खुश हुई। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत अच्छा इक़दाम है। अवाम जो है वो पहले ही बहुत मसाइल का शिकार है, पहले ही पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो ये चलें। बहरहाल अब इसमें मज़ीद इजाफा ना करना ये हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है और इससे कम अज़ कम अवाम में थोड़ी बहुत खुशी की लहर गई है। दूसरी बात जो आपने सेनेट की बड़ी अहम बात की है आपने, देखिए सेनेट के जो इंतखाबात हैं इसमें हर इलेक्शन से के बाद, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं इसके बाद, चाहे आप मियाँ नवाज शरीफ का बयान देख लें, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का देख लें, चाहे आसफ अली जरदारी साहब का देख लें, चाहे और कौम परस्तों का देख लें बयान, ये बयानात आ जाएँ कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चल गया है। होता यह है कि बाज़ ऐसे लोग भी मुंतखब हो जाते हैं जिनकी पार्टी का एक वोट भी नहीं होता, लेकिन वो ख़रीदो फरोख्त के इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब इन्होंने वोट ख़रीद लिए। उसकी वजह ये है कि लोगों के खुफिया तरीके से वोट दिया जाता है और उसमें लोग अपने कैंडिडेट को देने की बजाय किसी दूसरे मैं चाहूँगा इस पर मजीद भी बात कर लें। कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। जी तरीन साहब। शेख साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये तो अब हुकूमत ये कह रही है कि ये जो सेनेट इलेक्शन में वोट का तरीक़ाकार है इसको तब्दील किया जाए और ये खुफिया वोट ना हो। इस पर मुस्लिम लीग नून और आपकी क्या राय है? पार्टी की राय तो तक आपस में बात होती, मैं पार्टी की राय तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी जाती राय में ये एक अच्छी बात है। जैसे नेशनल असेंबली के वोट होते हैं वो खुफिया नहीं होता, वो ओपन होता है। इसी तरह ये जो सेनेट में दावा से यही है कि कुछ अपना ओपन वोट होना चाहिए। लेकिन ये बात इतनी अहम है कि मैं समझता हूँ कि इसको पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, उसमें प्रास एंड कान सारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है, हमारी राष्ट्रीय मामला है और इसमें सिर्फ जाती राय नहीं कुछ काम कर सकती। मैं समझता हूँ मिलजुल बनेगा तो तमाम मेरा ख्याल सिग्नल का प्रॉब्लम है तरीन साहब। जब चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की मूवमेंट हुई थी उसमें बड़ा डैमेज हुआ था दोनों अपोजिशन पार्टी। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये अब इसीलिए हुए थे कि उस वक्त जब करारदाद पेश की गई चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ और जब उस वक्त सामने लोग आए कि कितने लोग करारदाद के हक़ में हैं, तो उस वक्त भी अपोजिशन के लोग ज़्यादा थे। लेकिन जब खुफिया वोटिंग हुई और लोग जाके वोट डाले तो बड़ी बदकिस्मती से वहाँ सूरत हाल ख़राब हो गई। मैं ये समझता हूँ कि ये अब उसी तरह इसको चेंज किया जा रहा है कि शो ऑफ हैंड जो है वो सामने लोग खड़े होंगे और सामने बताएंगे कि जी हमने किसको वोट देना है किसको नहीं। इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों से वो जो पैसे लेके और वोट देते थे। लेकिन अब क्या इस बात को करने के लिए हुकूमत जो है वो अपोजिशन से बात करेगी, क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए हुकूमत को सेनेट में मुश्किलात का शिकार है। वो वहाँ पर सेनेट में जो है हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन की अक्सरियत है। आपने देखा होगा FATF के बिल जो हैं वो कमेटियों से पास होकर आ गए, लेकिन सेनेट ने उसे मंजूर नहीं किया। तो असम्बली से भी हो गए लेकिन सेनेट ने वो उसको मुस्तरद कर दिया और अब हुकूमत जो है मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए गौर कर रही है इस पर। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठ के इस मामले पर गौर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर सैयद खुर्शीद शाह इसकी मुखालिफत क्यों करें? वो तो कह रहे हैं कि इस तरह शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं हो सकती वोटिंग। देखें, सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनकी अपनी एक राय हो सकती है कि इस तरह वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन जो खुफिया वोटिंग है उसका जो तकद्दस है वो तो हर दफ़ा पामाल होता है। खुफिया वोटिंग के तकद्दस का ख्याल तो नहीं रखा जाता ना। आप ये देखें कि अगर जो आपने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तारीख अदम एतमाद की बात की, वो तो हमारे सामने है ना कि अपोजिशन की अक्सरियत थी। और फिर बात यह है कि मुझे पता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि अपोजिशन जमातों में किस किस आदमी ने इजलास में जो है वो वोट नहीं दिए।
चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, किसके साथ भी, मुझे ये पता है। तो क्या पार्टी के सरबराहों को नहीं पता? मैंने अपने प्रोग्राम में सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले ये बता दिया था कि फ़लाँ इस्लामाबाद के फ़लाँ हल्के में फ़लाँ सेक्टर में एक फ़लाँ साहब, किसी साहब का घर है जिसके घर इतने सेनेटर जमा हो रहे हैं और वो इस पे इजलास हो रहा है और वो ये फैसला कर रहे हैं कि हम चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे, तो ये तहरीक मुस्तरद हो जाएगी। जब मेरा प्रोग्राम ऑन एयर गया तो रात को मुझे बहुत से दोस्तों ने फ़ोन करके कहा कि ऐसा नहीं होगा जी। सुबह तो वो हासिल बजिंजो साहब मेरे भी दोस्त थे कि जी वो चेयरमैन बन जाएंगे। मैंने कहा लगता नहीं है ऐसा हो। फिर वही हुआ। अब खुर्शीद शाह साहब ये जो कहते हैं कि जी खुफिया वोट दें और खुफिया वोटों के ज़रिए हम जो है ना ये करें और इस शो ऑफ हैंड के ज़रिए कोई वोटिंग नहीं है। आप मुझे ये बताएं, खुफिया वोटों के हर दफ़ा, हर जब भी सेनेट इलेक्शन हुए हैं आप उठा के देख लें, ये इल्ज़ामात लगते हैं कि नहीं लगता कि ये पैसे का वो जो है इस्तेमाल हुआ है और पैसा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने जो MPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की थी पिछले सेनेट के इलेक्शन में कि जब उनके वोट जो है वो कहीं और तकसीम हो गए, कहीं और चले गए। तो मैं ये समझता हूँ अगर इसका कोई और तरीक़ाकार जो है। कैसे अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया था साहब। जी शेख साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शन के लिए जो कुछ हो रहा है इस पर आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि पैसों का इस्तेमाल के इल्ज़ाम ना लगें? जी देखिए ना, ये कोई भी आप तरीका कर लेंगे ना, जब तक कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता तो ये तो फिर पैसों का इल्जाम तो आप किसी जगह भी रोक नहीं सकते। जब तक ये जो पार्टियां हैं, पार्टियों ने जब नॉमिनेट करना है तो नेशनली पार्टियों के लीडरों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उन्होंने बंदों को नॉमिनेट करना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इसको आप किसी सूरत में, क्योंकि उनका जब फैसला चंद बंदों ने जहां करना हो उसमें तो आप पैसों का लेन देन बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये रुकना बड़ा मुश्किल है। इसका तो तरीका यही है कि वहां भी डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाए। जो जो हिस्से के, जो सूबे के सेनेट के जितने बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उनके उतने इलेक्शन करवाए जाएं। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि ये पैसों का लेन देन आप रोकें। कैसे में शेख साहब, आप ये बताएं कराची की जो सूरत हाल हो गई है, आप फाइनेंस कमेटी में भी रहे हैं, आप ये देखें कि अब मुल्क की मईशत पर क्या इसके असरात पड़ेंगे? देखिए, मैं कराची रहता हूँ, मैं कराची का बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो बुरा हाल कराची का इस बार हुआ है, मैंने अपनी, क्योंकि मैं शुरू से यही हूँ कि लाइफ में नहीं देखा। आज भी मैं जब दफ्तर से कराची ही वापस आया हूँ अपने घर, तो रास्ते में अभी भी पानी खड़ा है, कहीं वो निकाल नहीं पा रहा और अपनी कोशिश पूरी सारे कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, डिफेंस जैसे पोश इलाके में भी अगर 5 दिनों से बिजली नहीं है, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसका तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आइंदा से इसको देखिए ना, ये बात तो हम हर साल करते हैं, जब बारिश आती है तो ये मामला हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा फंड, ये चेक कीजिए वो फंड जाता किधर है। देखिए, मैं कुछ चिन्नौट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमने कुछ, चिन्नौट शहर बड़ा पुराना शहर है, उसमें पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता था। हमने कुछ चंद करोड़ रुपए खर्च किया, छोटा शहर है, लेकिन उसमें हमने नालियां उनकी गहरी की, वहां पे टफ टाइलें लगाई। अभी आप जाके किसी से पूछ लीजिए, आइए मेरे शहर चिन्नौट में तशरीफ लाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पे पानी की निकासी बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि वहां फंड सही तरह खर्च हुए हैं, जो हमने फंड वहां लगाए हैं। तो कोई भी किसी जगह भी अगर सही तरह प्लानिंग से, इतने अरबों रुपए का कराची जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, और इसी जगह किसी ने आना है अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कराची आना है। कराची के बगैर तो कोई बाहर वाला बंदा इन्वेस्ट भी यहाँ नहीं करेगा ना, पहले तो कराची आएगा, गेट वे है पाकिस्तान का बिजनेस का। तो अगर यहाँ ही हम, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है और जो हालात हैं, बिजली यहाँ आती नहीं कई दिन, और जो सड़कों का हालत है वो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, और अभी जो आया बारिश आई और जिस तरह का उसने नुकसान किया है उसका एस्टीमेट करना, लोग लाखों लोग तो अपने कारोबार पे नहीं जा सके, और अगर कुछ चले जाते हैं तो वापसी में फंस जाते हैं। छोटे छोटे ठेले वाले, छोटे दुकानदार, सबसे ज्यादा दिहाड़ी वाले, जो नुकसान 2-2.5 करोड़ का शहर है उसमें ये पहुंचा है। और अगर हमारी हुकूमतें इसको भी ठीक नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि ये सारी जो जमहूरियत वाली बातें हैं, 18वीं अमेंडमेंट के बाद असल बात तो यही है ना कि साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन करना था, और ये काम वहां से डायरेक्ट इलेक्शन पे लोकल, कई दुनिया के शहरों में उनके मेयर इलेक्ट होते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा निजाम बनाएं जिससे कि अपने शहर को, जो कि मॉडल है हमारे पाकिस्तान का, और इसी को देख के पाकिस्तान के बारे में लोगों ने अपना अंदाजा करना है। तो इतना
बुरा हाल है कि इस वक्त तो बात ही करना नहीं, कोई कह ही नहीं सकता। और इसमें मुख्तलिफ पार्टियां रही हैं। देखिए ना, यहाँ M2M बहुत अरसा कराची के शहर को ख्याल करती रही, पीपल पार्टी है, उसके अलावा अभी सेंटर में PTI है, और यहाँ 12 MNA है मुख्तलिफ एरिया से PTI के। सब ऐसा लगता है जैसे कि बेबस हैं। और शेख साहब, तरीन साहब वक्त की कमी है। शेख साहब एक आखिरी सवाल ये बता दें कि वो तो सिंध वाले सूबाई वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर चाहिए, और वफाक कहता है हमारे पास है नहीं, हो भी तो हम इनको नहीं देंगे, करप्शन की नजर हो जाएंगे। ये आप देख तो रहे हैं ना कि जो कुछ सिंध में हुआ है, लेकिन इसमें पार्टियों का मामला नहीं है। क्या हुआ है लड़काना, आप जाके देख ले वहाँ क्या हुआ है, दादू में क्या हुआ है, हैदराबाद में क्या है, कराची तो खैर बुरा हाल है ना कराची को पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। सजाद तरीन साहब आपका भी शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही।